खुशामदीद आप सबको हो हमारी तरफ से। आप इस प्रोग्राम देख रहे हैं जी सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो, और आज का मॉर्निंग शो लेकर मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। और नई दिल्ली स्टेडियो में इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए मेरा साथ देंगे 10 बजे तक पूरा। खुशामदीद प्रोग्राम सलाम जेके के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। सामीन नाज़रीन, आज जब हम आपके सामने आए हैं तो बड़े अहम और दिलचस्प मौज़ूआत हमारे सामने हैं। रिसर्च टीम ने बड़ी मेहनत करके कुछ खबरें रखी हैं, जो खबरें जम्मू कश्मीर के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, और न सिर्फ जम्मू कश्मीर के साथ ताल्लुक़ रखती है बल्कि मुल्की सतह की सियासत और बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या कुछ हो रहा है, इन सभी मामलों पर एक एक करके आपके सामने हम गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे और आपको बताएंगे कि न सिर्फ मरकज़ी मामलत वाली रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ चल रहा है, बल्कि मुल्क की सियासत और बैनुल-अक़वामी सियासत किस कदर रफ्तार बढ़ रही है और क्या कुछ हो रहा है, इस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। आज इस नशरियात में जब हम आपके सामने टीवी पर हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप YouTube पर आएंगे, वहाँ पर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। उसके साथ साथ आप फेसबुक पर आएंगे, हमारे दोनों ऑफिशियल पेज पर इस वक्त ट्रांसमिशन आप देख रहे होंगे, तो वहाँ पर भी आप ट्रांसमिशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। साथ साथ अपने कमेंट्स भी दे देंगे, चूँकि आज कोरोना लॉकडाउन है, कर्फ्यू है बहुत सारे इलाकों के अंदर, तो सूरत हाल क्या कुछ है, किस तरीके का आपका फीडबैक है, वो ज़रूर लिखिएगा ताकि हम आपकी आवाज़ को हुकूमती ऐवानों तक पहुँचा सकें। और फिर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर ज़रूर आइएगा, जहां पर आप खबरें पूरी पढ़ेंगे भी पूरे दिन और साथ साथ ट्रांसमिशन को बराह रास्त देख भी पाएंगे। तो ये ज़राए हैं आपके और हमारे राब्ते के, जहां पर हम और आप लगातार मिलते हैं, बात करते हैं और हम अपनी बात आप तक पहुंचाते हैं और आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचाते। तो ये सिलसिला जारी रहे, इस उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम का करते हैं आगाज़। चूँकि आज जुम्मतुल मुबारक है और 11 तारीख है, तो आज 11 तारीख की पस मंज़र में क्या कुछ कह रहा है हिस्ट्री ऑफ द डे पर। सबसे पहले ज़रा चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि तारीख आज का दिन क्या कुछ कह रहा है। बिल्कुल, आज का दिन तारीख में क्यों अहम है, सबसे पहले भारत के हवाले से बात करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का क़याम अमल में लाया गया था 1866 में आज के दिन ही। 1948 में आज के दिन ही बिहार के साबिक वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव की पैदाइश हुई। लंबा सियासी सफ़र और आज भी हयात हैं। और इसके साथ साथ 2012 में अफगानिस्तान की बात, जहां पर जल्जले के बाद मट्टी के तोदे गिरे 80 अफराद साल 2012 में आज के दिन अफगानिस्तान में हलाक हुए थे। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि साल 1921 में ब्राजील में खवातीन को वोट डालने का हक आज ही के दिन मिला ब्राजील के अंदर। 1997 में भारत की लंबी दूरी की मशहूर तैराक महर सेन का इंतकाल हुआ 1997 में, जिनमें आलमी सतह पर ओलंपिक से लेकर हिंदुस्तान के अंदर जो नेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स होते थे, इवेंट्स होते थे, उनमें कई बार अपना नाम वो कमा चुके थे। चलिए जी, मुख्तसर तारीखी पस मंज़र के बाद अब बढ़ते हैं आगे और ख़बरों का सफ़र करते हैं आगाज़ उसका, और आगे रफ्तार बढ़ते हैं ख़बरों के सफ़र की। और फिलहाल सबसे पहले आज जनूबी कश्मीर चलते हैं, यानी ज़िला बारामूला की खबर से शुरुआत करते हैं, जहां पर रात देर गए आग की होलनाक वारदात हुई है और दर्जनों मकानात खाकिस्तर हुए हैं। और दर्जनों मकानात जब खाकिस्तर हुए तो एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक करोड़ों रुपए का साजो सामान जो है वो राख की ढेर में तब्दील हुआ है। नूरबाग का इलाका जो बारामूला नॉर्थ कश्मीर का इलाका है, जहां पर कमोबेश 20 रिहायशी मकानों में रात देर गए आग लगी है, और आग लगने के बाद सूरत हाल बहुत देर तक वहां पर कशीदा भी रही है। आसिफ, 35 ऐसे अलग अलग फैमिलीज हैं, 35 कुंबे हैं जो मुतासिर हुए हैं, जो इब्तदाई रिपोर्ट्स हमारे पास पहुंची है। बारामूला जिला शुमाली कश्मीर का, जहां पर नूरबाग का इलाका अचानक आग भड़की। रात का वक्त था तकरीबन 9 बजे के आसपास। हालांकि आग उससे पहले लगी थी, जो फर्स्ट रिपोर्ट हमें मौसूल हुई थी, और उसके बाद रात देर गए तक ऑपरेशन चला। लेकिन इन सब के बीच में महकमा फायर सर्विसेज की तरफ से अगरचे सफाई भी पेश की गई, मगर कारकर्दगी पर सवाल उस वक्त उठे जब यहां पर ताखीर से सर्विसेज पहुंची, जिसका खमियाजा शायद कहीं ना कहीं लोगों को भुगतना पड़ा। और उसका नतीजा सुबह सुबह की तस्वीरें आपसे थोड़ी देर पहले की आप देख रहे हैं सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज पर, जहां पर अपने साजो सामान के साथ इमलाक तो अब आग की नजर हो चुका है, लेकिन जो कुछ बचा कुचा थोड़ा था, कुछ तस्वीरें, ये रात की पहली तस्वीर और उसके बाद ये सुबह की तस्वीर,
जहां पर आग की इस होलनाक वारदात में 15 दुकानें जो अभी तक रिपोर्ट मौसूल हो रही है, 15 मकानात, रिहायशी मकानात और बाकी शेड्स वगैरह जो मिलाकर 20 के आसपास हो जाते हैं, मुकम्मल तौर तबाह हुए हैं और 35 फैमिलीज मुतासिर हुई हैं। मकामी लोग भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं इंतजामिया की तरफ से, हालांकि फौरी तौर पर इमदाद मुश्किल हो सकती है, जो अभी तक इंतजामिया की जिम्मेदारान जो वो पहुंचे जरूर हैं, लेकिन इस इलाके के अंदर चूंकि सफाई कर्मचारियों की कसीर तादाद थी, मकान एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और इसी वजह से आग जब लगी तो देखते ही देखते जब एक मकान से आग भड़की तो उसने कुछ ही मिनटों के अंदर संभलने का मौका भी नहीं दिया और नूरबाग के बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया, जिसका नतीजा ये देख रहे हैं कि सुबह सुबह की तस्वीरें गुलिस्तान न्यूज पर इस वक्त देख रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर भी थोड़ी देर में आपको लिए चलेंगे, लेकिन कुल मिलाकर 35 फैमिलीज मुतासिर हुई हैं, जिनको इंतजामिया की तरफ से क्या कोई मदद दी गई है ये जानने के लिए बारामूला चलेंगे। शेख कॉलोनी बारामूला, यानी ये जो कॉलोनी है ये इसलिए भी आग इतनी ज़्यादा भयानक बढ़ गई क्योंकि बिल्कुल पास पास में सारे घर हैं, इंतहाई गरीब लोग हैं, लेकिन अब उनके सर से छत मुकम्मल तौर पर तबाह हुई। और कल बड़े सवाल फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट पर भी उठे हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर भी उठे हैं और ज़राया ब्लाग की अगर हम जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं अगर उन पर हम नज़र डालें तो तरह तरह के बयानात मुख्तलिफ सियासी जमातों के मकामी लीडरों की तरफ से जारी भी किए गए हैं। लेकिन अभी की ताज़ा तरीन खबर क्या है, रात किस तरीके से गुजरी है इन 35 घरानों की जिनका सब कुछ आशियाना लुट गया है और रात कैसे उनने गुजारी है। सीधे चलते हैं जी बारामूला, जहां से इरशाद ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले रात देर गए क्या इंसिडेंट था, उसके बाद बराह रास्त आप लगातार अपने नाजरीन को दिखा रहे थे, लेकिन अभी की क्या कुछ ताज़ा तरीन खबर है और क्या कुछ वजह है इस भयानक आग के पीछे, क्या कुछ बात सामने आई है? जी बिल्कुल गौर साहब, अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला हेडक्वार्टर से तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी पे जो नूरबाग बारामूला का इलाका है, यहाँ पे कल जो है आग नमूदार हुई। हालांकि एक घर है यहाँ पे उस में आग नमूदार हुई, हालांकि उसने पूरे घरों को लपेट में लिया। तकरीबन 15 से ज़्यादा जो मकान हैं वो खाकस्तर हुए हैं और इसके साथ साथ देखा जाए 35 से ज़्यादा फैमिलीज हैं जो इससे मुतासिर हुए हैं। इस वक्त जो है यहाँ पे सूरत हाल नाजुक बनी है क्योंकि देखा जाए यहाँ पे रात भर जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ चाहे हम जो अफसरान लोग हैं, चाहे हम SSP बारामूला की बात करें, वो लगे हुए थे किस तरह इस आग पे काबू पाया जाए। और अगरचे देखा जाए कल से अभी तक जो है ज़िले इंतज़ामिया के जो आला अफसरान, चाहे हम जो फायर सर्विस अमला है वो वक्त पे पहुंचा, मगर यहाँ पे उस वक्त की बात करें जब यहाँ पे आग लगी थी और उसके बाद जो है जो फायर सर्विस को बुलाया गया था, हालांकि वो दूसरी जगह चला गया था। हालांकि उसके बाद जो है फौरन वहाँ पे लोग गए, मुकामी लोगों ने बर वक्त उनको जो है यही कहा कि वहाँ पे आग काहिल बाग में नहीं लगी है बल्कि नूर बाग में आग लगी है। उसके फौरन बाद जो है फायर सर्विस अमला यहाँ पे पहुंचा और बर वक्त इरशाद, क्या मैं ये मानूं जो लोगों का गुस्सा था फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट को लेकर वो मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुआ? आग एक जगह लगी, गाड़ियां दूसरी जगह गई, उसकी वजह से ये इतना ज्यादा फैला आग, इतनी ज्यादा ये आग फैली। अगर टाइम पर फायर सर्विस आता तो शायद ये इससे कम नुकसान होता। क्या मैं इस तरीके से इस खबर को देख लूं फिर? जी बिल्कुल गौर साहब, मिसकम्युनिकेशन की वजह से ये जो फायर सर्विस टेंडर को फायर सर्विस अमले को बुलाया गया था, हालांकि वो दूसरी जगह चला गया था काहिल बाग के इलाके में। हालांकि वहां पे आग नहीं लगी थी, आग नूरबाग के इलाके में लगी थी। और इसके साथ साथ देखा जाए लोगों ने बड़ी मशक्कत की और लोकल्स यहाँ पे आए, चाहे ओल्ड के लोगों की बात करें चाहे मुकामी लोगों की बात करें, उन्होंने काफी कोशिश की इस आग को बुझाने की। हालांकि इस वक्त तक जो है तकरीबन करोड़ में नुकसान हुआ है, तकरीबन 15 से ज्यादा फैमिली जो है मुतासर हुए और लगातार जो है इस वक्त भी फौज यही कोशिश कर रहे हैं, चाहे हम जिला इंतजामिया की टीम यहाँ पे लगी हुई है और कितना क्या नुकसान हुआ है उसके हवाले से अगर देखा जाए। इरशाद, ये भी जरा अपडेट कीजिएगा कि रात किस तरीके की गुजरी है, क्योंकि 10:30 से 11 बजे के बीच ये खबर सामने आई, डेवलप हुई कि आग लगी, तो डेट मीन्स ये फिर 1 बजे तक ये मामला ठंडा हुआ होगा। तो रात कैसे गुजारी इन लोगों ने और इस वक्त वो कहां पर है? क्या कोई अरेंजमेंट किया गया उनके रहने का कहीं पर, या इज्तिमाई तौर पर क्या कुछ किया जा रहा है वहां पर? फिलहाल अगर देखा जाए कल तकरीबन 8:30 बजे ये आग लगी, उसके बाद तकरीबन 2 बजे तक यहाँ पे फायर सर्विस के साथ साथ जो पुलिस अमला है, चाहे फौज के आला अफसरान थे, चाहे
बाकी जो अफसरान थे वो लगे हुए थे। हालांकि उसके बाद जो है रात भर यहीं पे एक ग्राउंड है, छोटा मोटा एक ग्राउंड है, यहीं पे लोग बैठे हुए थे और इन्होंने रात भर यहीं पे जो बैठे थे। उसके साथ साथ देखा जाए अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे जिला इंतजामिया की टीम आई है और बाज़ाब्ता तौर पर जो है लिस्ट बना रहे हैं कितना क्या नुकसान हुआ है। हालांकि लोगों का यही कहना है कि हमें भरपूर जो है मदद मिलना चाहिए जिला इंतजामिया की तरफ से। अगरचे देखा जाए यहाँ पे जिले बारामूला के इस इलाके में जगह नहीं है क्योंकि यहाँ पे कस्टोडियल लैंड है। ये लोग जो है यही दरखास्त करते हैं जिला इंतजामिया से हमें यहीं पे रखा जाए ताकि हमारे जो मुश्किलात अच्छा जी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या ये जो मकानात आज जले हैं, क्या ये इनके अपने हैं या वहां पर किराए पर रह रहे थे? क्या कुछ सूरत हाल है इसकी? जी बिल्कुल, ये जो सीवी पर है, सारे लोग जो है सीवी पर है। ये सफाई कर्मचारी म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला में ये ताजम है। हालांकि इसके साथ साथ देखा जाए यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों के साथ हमारी बात हुई तो उनका यही कहना कि हमने बैंकों से तकरीबन 10-10, 5-5 लाख रुपया जो लोन लिया है। अब जो ये मुतासिर हुए इस आग से और इनका यही कहना कि हम जी इंतजामिया के साथ साथ जिला तरक्याती कमिश्नर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया इरशाद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लेकिन जरा नाज़रीन आपको दिखाते हैं कि ग्राउंड जीरो पर कुछ देर पहले कुछ बाइटें हमने ली हैं, कुछ मामला जानने की कोशिश की। आम लोग यानी वो मुतासर खानदान जो कल आग की इस होलनाक वारदात में तबाह हो गए हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो साउंड बाइट्स भी प्ले कीजिएगा जल्दी से। ये मेरा नाम नियाज अहमद है, मैं मल्ला प्रेसिडेंट हूँ यहाँ का नूरबाग का। तो ये आग लगी है 8:30 के करीब। 8:30 करीब के जब मैं बाहर निकला तो यहाँ ऊपर आग लगी हुई थी। तो हमने क्या किया, मेरे साथ दूसरा लड़का था, हमने फायर सर्विस को कोशिश की कॉल करने की, लेकिन कॉल नहीं लगी। तो मैंने दूसरे लड़के को बोला कि गाड़ी निकालिए आप, हम खुद जाएंगे, उनको पकड़ के लाएंगे। तो मैं गया वहाँ पे खुद, तब तक वो नहीं निकले थे। जब मैं वहाँ पहुँचा, उनको वहाँ से निकाला। वहाँ से निकलते ही वो काइलबाग रोड पे चढ़े। ठीक है, काइलबाग रोड पे चढ़े, हम गाड़ी लेके पीछे दौड़े। इनको आधे रास्ते से वापस पकड़ के लाया कि भाई आप यहाँ मत आओ, वहाँ नूरबाग में आग लगी है, वहाँ पे चले जाइए। तो वहाँ से जब वो आए तो वहाँ पे आधा घंटा तो लग ही गया उनको वहाँ यहाँ तक। तब तक वो एक मकान चल रहा था पहले, तब तक वो 3 मकानों को ले लिया था अपने उसमें, कवर कर लिया था 3 मकानों को। अब यहाँ से बोला यहाँ गाड़ी नहीं चढ़ेगी, गाड़ी नहीं चढ़ेगी, ऊपर नहीं जाएगी। वहाँ से पाइप लगाते लगाते आधा घंटा हो गया। वो भी खाली गाड़ियाँ आई, 2 गाड़ियाँ उनकी आई, बोला वहाँ से गाड़ी ऊपर नहीं आएगी। पिछली बार इस मकान में आग लगी थी, पिछली बार यहाँ तक गाड़ी आई, तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि ऊपर गाड़ी नहीं आएगी। अब आप ही सोचो वहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगता है पाइप लगाने में, आधा घंटा तो लगा ही होगा। सुनो, हमारी मदद की है खानपुर वालों ने भी, नुकसान तो बहुत हो गया। ये कम से कम 12 मकान जले, इनमें कुछ भी नहीं बचा है। नुकसान तो करोड़ों का हो गया, बहुत नुकसान इनका हो गया। फैमिली इसमें कम से कम एक मकान में 6 है, 4 है, 3 है, फैमिली है। तो इन बेचारों का तो बहुत नुकसान हो गया। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने और हम सबसे पहले ये कहते हैं कि चलो भाई, अगर हुई कोताही, पहले तो हमें गाड़ी यहाँ तक नहीं पहुँची और हम शुक्रगुजार हैं यहाँ अपने कैंप वालों के जो सबसे पहले पहुंचे। और इस बारामूला के नौजवानों की, खास करके ओल्ड टाउन खानपुरा वगैरह के ये लड़के आए, इन लोगों ने कवर किया। हम जो कपड़े मैंने पहने हैं वही निकले हैं और कुछ भी नहीं। हम अल्लाह का शुक्र करते हैं कि भाई हमारी औलादे, हम जाने बच गई, बाकी जानी नुकसान कुछ नहीं हुआ। बाकी तो कुछ जो कुछ भी था वो खाकस्तर हो गया। अलबत्ता एडमिनिस्ट्रेटर कम से कम रात के 2 बजे तक यहीं पर रही, हम उनके शुक्रगुजार हैं। उनने हमें साथ दिया, बहुत साथ दिया। तो हमने, हमारे डीसी साहब है, वो खुद भी यहाँ पे एक राउंड करके थे, एसएसपी साहब थे, सब जितने भी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनने हमारा बहुत, हमें उनने बहुत ताउन दिया। चलिए, शुमाली जिला बारामूला की तस्वीरें आप देख रहे थे और मुतासरीन की बात आपने सुनी। मुआवजे की मांग तो की जा रही है, लेकिन अब जो अभी हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि अब इंतजामिया की टीमें पहुंच गई है जो अब फहरिस्त तैयार कर रही है किसका कितना नुकसान, और नुकसान का तखमीना लगाने के बाद ही कोई फैसला इंतजामिया की तरफ से लिया जा सकता। बढ़ते आगे, बात अब जरा
मुलाजमीन के हवाले से भी इशफाक। बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जी, क्योंकि ये अगर इस खबर को आप ऐसे देखेंगे कि याद माजी बड़ी अजाब है यार, अब छीन ले कुव्वत हाफिजा मेरा, क्योंकि साबिका हुकूमत की तरफ से एक पहल की गई और मौजूदा दौर तक भी वो पहल पाए तकमील तक नहीं पहुंच रही है। मामला जी है कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सेंटर ऑपरेटर्स का, उनकी मुस्तकिली को लेकर, और लगातार साबिका हुकूमत के टेन्योर से लेकर अब तक वादे किए गए लेकिन वफा नहीं हुआ। और मौजूदा दौर में जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो ये है कि दफा 370 मनसूखी के बाद खुसूसी कानून मनसूख हो गया है, इसलिए मामला इल्तिवा में डाला जाए। यानी दोबारा से जब फाइल सभी क्लियरेंस के बाद चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर चली गई तो वहां से टर्न डाउन की गई। जरा से हमारे पास एक खबर आ रही है CIC ऑपरेटर्स की मुस्तकिली के हवाले से, और यह कहा गया कि 370 खत्म हुआ है, यानी जो कानून जिस कानून के रूह से ये लगाए गए थे इसमें शायद अब सुकून आ गया है, इसलिए इसको दोबारा देखा जाए। हुकूमत ने 5 बरस के दौरान 36 मरतबा महकमा दही तरक्की में CIC कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सेंटर ऑपरेटर्स की मुस्तकिली की फाइल को मुतल्लिका महकमे को वापस भेज दिया है। 5 बार में 6ठी बार, यानी 5 साल में 6 टर्न है ये जब इस फाइल को रिटर्न किया गया। और इस बार यह कहा गया कि दफा 370 की मनसूखी से स्पेशल प्रोविजन कानून जो था वो भी मनसूख हो गया है, और महकमा दही तरक्की के मातहत कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सेंटर CIC ने 172 ऑपरेटरों को 2004 से कॉन्ट्रैक्चुअल बुनियादों पर 10,000 माहाना मुशायरे पर काम करवा रहे हैं। यानी आज के दिन में भी ये काम कर रहे हैं, न सिर्फ दी तरक्की में काम कर रहे हैं बल्कि अदर डिपार्टमेंट्स में भी है। और यही चीज लगातार हुकूमत की नजर में थी, और काबिल जब आप रिकॉर्ड को खंगालते हैं तो कई बार मामला सामने आया कि कमेटियां बनी, उन्होंने रिव्यू किया, रिव्यू करने के बाद आज दोबारा से यह मामला सामने आया कि 370 खत्म, ऑर्डर खत्म, इसलिए मामला जी आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, 2003 में जो ये भर्ती हुई थी उसमें बाज़ाब्ता तौर पर अखबारात में इश्तिहार आया था, उसके बाद एक बाज़ाब्ता तौर पर रिक्रूटमेंट ड्राइव चली, और उसके बाद इन ऑपरेटरों को भर्ती कराया गया। और जब ये ऑपरेटर भर्ती हुए उसके बाद इनका कामकाज देखा गया तो 2003 के बाद उस वक्त की साबिका हुकूमतों ने फाइलें बनाई, कभी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने रोड़ा अटकाया तो कभी और कहीं से रोड़ा अटकते हुए जब फाइनल क्लियरेंस आई और 3 बार नॉड आया, उसके बाद अब लास्ट पर फाइल जब चीफ सेक्रेटरी के पास आज चली गई तो खबर यह है कि 370 का मामला जोड़ते हुए फाइल को रिटर्न बैक कर दिया है, जिसके बाद अब ये जो उम्मीदवार वहां पर है, जो लोग काम कर रहे हैं, वो लगातार परेशानी से दो चार हो रहे हैं। सीधे चलते हैं जी, हमारे साथ इस वक्त CIC ऑपरेटर्स के सदर गुल मोहम्मद साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं फोन लाइन पर। जरा पहले इनसे भी बात करते हैं। गुल मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया जी। बड़ी उम्मीदें थी CIC ऑपरेटर्स को कि इस बार फाइल मुस्तहकम है, मजबूत है और तमाम क्लियरेंसेस इसके अंदर है, लेकिन ये जो झटका लगा है, इस झटके को आप कैसे देख रहे हैं? और कानूनी तौर पर ये जो ऑब्जेक्शन उठाया है इस पर आपके जो अपनी लीगल टीम है क्या कुछ कह रही है? तोहर साहब, ये फाइल आज 4वां टाइम था कि फाइल चली गई थी, रूरल डेवलपमेंट से चली गई थी, GAD को वहां से जानी थी, कोऑर्डिनेशन को चीफ सेक्रेटरी साहब के थ्रू जानी थी, LG साहब लास्ट अप्रूवल के लिए जानी थी इस फाइल को, क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्रिएशन है 172 पोस्ट का। उसके बाद एम्पावर कमेटी जो हाइस्ट कमेटी थी स्टेट की उस वक्त हुआ करती थी, उसने क्लियर किया था 2016 में। उसके बाद इस फाइल को लॉ डिपार्टमेंट में भेजा गया, वहां से भी क्लियरेंस आई थी। उसके बाद उसको एडवोकेट जनरल JNK को भेजा था, वहां से भी क्लियर आई थी। और आज हमें पूरी उम्मीद थी कि इस पे अब पूरा वो नॉड लगेगा, लास्ट जो इसका अप्रूवल पेंडिंग था कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का वो हमें मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती यह है कि 2 साल के बाद RDD ने इसको मूव कर दिया और 2 महीने ये GAD में रही। तो वहां से ये खबर आ रही है, हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि इस फाइल को वापस भेज दिया गया है रूरल डेवलपमेंट में, और उस पे ये नोट लगा है कि इसको अब एस्टेब्लिशमेंट कमेटी को भेज दिया जाएगा, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि ये जो 370 के बाद हमने इन एक्ट्स को रिपील किया है, स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2010 को हमने रिपील कर दिया है। अब क्योंकि वहां से लॉ डिपार्टमेंट ने बता दिया है कि इसको अब एस्टेब्लिशमेंट कमेटी में भेजना है, फिर से इस पे एक और रोड़ा पड़ गया।
अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है गुल मोहम्मद भट्ट साहब? पहले तो क्लियरेंस मिला था लॉ डिपार्टमेंट की कमेटी की तरफ से, क्या ये वापस कमेटी के पास जाएगी और आपसे भी कोई राय, कोई मशवरा लिया जाएगा? जी सर, हमें बिल्कुल ये पता चला है कि हमें एक फॉर्मेट आया है कि रूरल डेवलपमेंट डायरेक्टरेट को एक फॉर्मेट आया है कि जो पेंडिंग केसेस हैं जी, उन पेंडिंग केसेस को फिल करके इस फॉर्मेट के थ्रू वापस भेज दिए। हमें इसको भेजना है एस्टैब्लिशमेंट कमेटी में। लेकिन जहां तक हमारी नॉलेज है कि एस्टैब्लिशमेंट कमेटी ने आज तक इस हवाले से कोई डिसीजन नहीं लिया। हाँ, वो मीटिंग कर रहे हैं, डीपीसी हो रहे हैं, केएस अफसर की, बाकी जो अफसर की, लेकिन ये कंट्रैक्चुअल और जो SRO 64 में जो लोग पेंडिंग हैं टेलीवेजर, उनके हवाले से अब तक इस वक्त तक एस्टैब्लिशमेंट कमेटी ने कोई मीटिंग नहीं की है। बहुत बहुत शुक्रिया गुल मोहम्मद भट्ट साहब, CIC ऑपरेटर्स के वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ थे फोन लाइन पे। लेकिन फिलहाल इसलिए कोई ऑपरेटर्स के लिए राहत की कोई खबर नहीं है। उनके मुस्तकिल होने का जो ऑर्डर्स इजरा होने थे या नहीं होने थे, इस इंतजार में। और पिछले दिनों जब हमारे प्रोग्राम में बात हुई थी इस मामले पर, इंतजामिया की तरफ से उस बार फाइल ज़रूर फॉरवर्ड की गई थी, लेकिन चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर तक पहुंचते पहुंचते ज़रूर तकरीबन 3 से 4 साल लगे थे। और अब एक झटके में इसे वापस RDD महकमे को भेज दिया गया है, जिससे तकरीबन 172 CIC ऑपरेटर्स जो इंतजार कर रहे थे अपने रेगुलर होने का, उनको फिलहाल इंतजार मजीद करना पड़ेगा। चलिए, इंतजार की घड़ियां खत्म नहीं हो रही हैं, क्योंकि मामला यहां पर अगर खत्म होता तो शायद इस खबर को यहीं पर हम रोकते, क्योंकि इंतजामिया की तरफ से एक और बड़ा मामला भी है। 13 वर्षों से 650 जो एजुकेशनल जोन्स हैं वो एजुकेशन अफसरों के मुंतजिर है, यानी मुस्तकिली की फाइलें सेक्रेटरीट में धूल चाट रही है, लेकिन अभी तक भी उनकी मुस्तकिली या उनकी तकर्री के हवाले से कोई भी हतमी फैसला नहीं लिया गया है। सिविल सेक्रेटरीट का हमारा हाल है, एक फाइल वापस आती है 370 का नाम लेकर, और दूसरी फाइल 13 साल से वहां पर है जिस पर कोई काम नहीं हो रहा है। 650 इंचार्ज जोनल एजुकेशन अफसरान हैं जिनको रेगुलर होने का भी इंतजार है, चूंकि फाइल सिविल सेक्रेटरीट में आज भी चक्कर काट रही या फिर किसी दफ्तर के अंदर धूल चाट रही, और मुतलका महकमे के जो जिम्मेदारान हैं फाइल पर मजीद कार्रवाई में इस वक्त ताखीर कर रहे हैं, काम अभी तक नहीं हो पाया है। पता यह भी चला है कि कई जो साबिक जोनल एजुकेशन अफसरान हैं वो अपने मुस्तकिली की मांग करते करते इंतकाल भी कर चुके हैं, रुखसत हो चुके हैं, लेकिन इंतजामिया की तरफ से इनका मुतालबा पूरा नहीं किया गया। साथ ही इनमें से कई जो इंचार्ज जोनल ऑफिसर्स हैं, कुल 650 तादाद बनती है, गुज़श्ता 13 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं कि शायद वो कहीं ना कहीं सरकार की नींद टूटेगी, लेकिन कई लोग ये मांग करते करते इस दुनिया से चल बसे। और आखिरी मर्तबा 2011 में मुस्तकिली के ऑर्डर इजरा किए गए थे, उसके बाद कोई अता पता नहीं। 1 अप्रैल 2008 तक जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स को मुस्तकिल किया गया। 2 अप्रैल 2008 से ताहाल तमाम जो इंचार्ज जोनल एजुकेशन अफसरान हैं वो आज भी इंतजार कर रहे हैं। 13 वर्षों के बाद जून का महीना आज 11 तारीख 2021 और 2 अप्रैल 2008 से अब तक इन लोगों का इंतजार और भी तवील होता जा रहा। अब इससे आगे कितना पड़ेगा इसका कोई पता नहीं, लेकिन फिलहाल 650 लोग जो हैं उनके लिए भी कोई राहत उसी तरीके से नहीं है जैसे CIC ऑपरेटर्स को एक धचका सिविल सेक्रेटरीट से लगा है। लेकिन यहाँ पर एक और डेवलपमेंट इस खबर में आ रही है। जब हम आपके सामने इस खबर को रख रहे हैं तो जराए से हमारे पास यह खबर भी आ रही है कि महकमा एजुकेशन की तरफ से 22 और 23 जून को एक मीटिंग रखी गई है जिसमें इस हवाले से कुछ फैसला लिया जा सकता है। जराए से हमारे पास खबर आ रही है कि 22 और 23 जून को एक मीटिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर रखी गई है जिसमें इस हसास मामले पर कोई हतमी फैसला हो सकता है। लेकिन आप जान सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लैतुलैल की वजह से किस तरीके से मुस्तकबिल को तारीख बनाया जा रहा है, मुलाजमीन की फाइल को आगे बढ़ाने में कितना लैतुलैल ले रहे हैं ये आपके सामने है। और जब अवामी फाइल इनके पास होगी तो वो कितनी गर्द चाट रही है और किस तरीके से एक टेबल से दूसरे टेबल पर साला साल उसको गुजरते हैं, वो भी आज एक जिंदा मिसाल है कि हमारा सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। बढ़ते हैं जी आगे। अब जरा एक और बड़ी बात भी आपके सामने रखते हैं, और बात माजी की है, क्योंकि माजी के अंदर एक बड़ा फैसला लिया गया था और कहा गया था कि मिलिटेंसी का मुकाबला करने के लिए जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर VDCs को बनाया जाए, विलेज डिफेंस कमेटियों को बनाया गया और उन विलेज डिफेंस कमेटी के अरकान को बाज़ाब्ता तौर पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। और उस वक्त के वजीर दिफा और उस वक्त के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद
के बीच सलाह मशवरे के बाद डोडा, बदरवा और आसपास के इलाकों के अंदर इन वीडीसीज ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया, क्योंकि जब एक मास माइग्रेशन की बात हो रही थी तो उस वक्त ये हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया और इनसे यह वादा किया गया कि उनका माहाना मुशायरा जो है वो दिया जाएगा। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है कि सरकार की तरफ से वीडीसीज को पिछले 4 साल से कोई पैसा नहीं दिया गया है। जरा से हमारे पास खबर और मुख्तलिफ वीडीसीज की तरफ से यह बात सामने रखी गई है कि पिछले 4 साल से वीडीसीज को कोई भी पैसा जो है, ऑनरेडियम जो है वो नहीं दिया गया है। विलेज डिफेंस कमेटियां यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के उन हसास इलाकों के अंदर बनाई गई थी सन 1996, 97 और 98 के दौरान, जहां पर मिलिटेंसी उरूज पर थी। डोडा जैसा इलाका, किश्तवाड़ जैसा इलाका, बदरवा जैसा इलाका, रामबन जैसा इलाका और इसी तरीके से रजौरी, पुंछ, ये सारे इलाके ऐसे थे जहां पर इन वीडीसीज ने नुमाया कारकर्दगी दिखाई भी फौज के साथ मिलकर, और अपने इलाकों के अंदर एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन उस तरीके से चलाए जिससे फौज को भी मदद मिली थी। लेकिन पिछले 4 साल के दौरान वीडीसीज भी तनख्वाहों से महरूम है। सन 1996 में 3000 रुपया वीडीसीज को दिया जाता था एसपीओज की तर्ज पर। उसके बाद इनकी माहाना मुशायरा जो है वो बढ़ाकर 12,000 कर दिया था और फिर थोड़ा सा और बढ़ाकर 18,000 भी कर दिया था। लेकिन मौजूदा निज़ाम के अंदर पिछले 4 साल के दौरान वीडीसीज को एक भी पैसा नहीं मिल रहा है। साबिक मरकजी वजीर प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता, जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता थे, गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, उन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया था इसकी फॉर्मेशन के लिए, वीडीसीज को इन हिली बेल्ट्स के अंदर बनाने के लिए, ताकि माइनॉरिटी कम्युनिटी जो उस वक्त खौफजदा थी उन्हें राहत मिले। क्योंकि इन दूरदराज इलाकों में पुलिस की मशक करना और 10 तरह की फौजी मशकें करना मुमकिन नहीं था, तो मकामी आबादी को यह काम सौंपा गया था। तो फिलहाल खबर यह कि वीडीसीज भी पिछले 4 साल से मुशायरे से महरूम ही बताए जा रहे हैं। जी आसिफ। चलिए बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो एक और अहम मामला आपके सामने रखेंगे और श्रीनगर भी चलेंगे, जहां से सैयद जम्मूल हमारे साथ ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन बात कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की, क्योंकि ये वो तंजीम है जो मुसलसल आवाज़ बुलंद करती रही और आवाज़ तब एक बार फिर उठी है जब जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर इक्तिसादी बहरान का खतरा बढ़ रहा है। ठीक उसी तरीके से जैसे आलमी वबा के बीच मुख्तलिफ रियासतें या यूनियन टेरिटरीज इस वक्त आज भी कहीं ना कहीं इक्तिसादी बहरान की तरफ शायद जा रही हैं और इसीलिए केसीसीआई की तरफ से लोन में रियायत देने का मुतालबा हुकूमत से किया गया है, क्योंकि केसीसीआई के मुताबिक कश्मीर के अंदर तकरीबन 600 करोड़ रुपए का सामान है, 600 करोड़ रुपए मालियत का सामान जो आज भी अनसोल्ड है, जो फरोख्त नहीं हो पाया है, जिसका बराह रास्त असर तिजारती सरगर्मियों पर, तिजारत से वाबस्ता हजारों अफराद पर पड़ा है। और इस तंजीम की आवाज़ उठाने का मतलब ये कि 600 करोड़ मालियत का सामान न बिकने का साफ तौर पे मतलब ये समझ आता है कि जम्मू कश्मीर बाकी हिस्सों की तरह कैसे इस वक्त कैसी सूरत हाल से गुजर रहा है। मुझे जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात लग रही है, ये बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि जब आप देखेंगे कि आर्टिकल के रिवोकेशन के बाद, स्पेशल प्रोविजन के रिवोकेशन के बाद एंटायर बंद रहा, बड़ा ज़बरदस्त बंद रहा। उसके बाद थोड़ी सी हलचल हुई और स्टेट गवर्नमेंट को एक रिलीफ देने की बात हुई तो कोरोना ने दस्तक दी। तो कुल मिलाकर जब आप इसको देखेंगे पिछले 2-2.5 साल और 3 साल के वक्फे के दौरान, तो बहुत कम ऐसा मौका मिला होगा जब दुकानें चली हों और कारोबार उरूज पर आया हो। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है कि 600 करोड़ रुपए की ऐसी अशिया है जो फरोख्त ही नहीं हुई है और जिसकी वजह से ताजर भी परेशान है और उस तिजारत के साथ वाबस्ता लोग परेशान हैं, यानी आर्टिजन भी परेशान है और साथ साथ ताजर भी परेशान है। तो अब 2 चीज़ें मांगी गई है। एक, ये कहा गया है कि कमोबेश जो लोन आया है उसका वेवर देखा जाए, उसका जो सूद है उसमें वेवर हो और माहाना 5,000 रुपया असिस्टेंट आर्टिजन्स को दिया जाए, यानी उन आर्टिजन्स को दिया जाए जो काम करते हैं। यानी कानी शाल जो बनाता है बेचारा, उसको सालों साल लगते हैं उसको बनाने में, अगर उसको आज के दिन आप पैसा नहीं देंगे तो आने वाले दिनों में उसके लिए भी मुसीबत बनेगी, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर जो इस वक्त है, तिजारत नहीं हो रही है। तो इसी के साथ जो आपका हैंडीक्राफ्ट का है, हैंडलूम का है और दीगर लोग आर्टिजन्स हैं,
वो इंतहाई कस्मपुरसी की सूरत हाल में इस वक्त है। तो ये दो बड़ी बातें जो है वो सामने आ रही है जो सूबाई इंतजामिया के साथ मीटिंग के दौरान रखी गई है, और दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सीधे चलते हैं श्रीनगर, जहां से हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं सईद तजम्मुल। बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जो बात सामने रखी जा रही है कि 600 करोड़ रुपया की अशिया फरोख्त नहीं हुई, और ताजिर जिनके पास अशिया है वो परेशान है, आर्टिजन जिन्होंने वो चीज़ें बनाई हैं वो भी परेशान है। इंडस्ट्री का ये सेक्शन जो है ये इंतहाई इस वक्त जो है वो कस्मपुरसी की सूरत हाल में। हमने देखा गुज़श्ता दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने पोनी वाला, हमने देखा कि घोड़े वालों को, शिकारा ऑपरेटर्स को चाहे 2-2 हज़ार या 200 रुपया ही मिला, लेकिन एक बात कही गई। लेकिन जब हम वीवर्स की बात करते हैं, जब हम आर्टिजन्स की बात करते हैं, हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम के उन लोगों की बात करते हैं जो घर में बैठे हैं और काम कर रहे थे, बोझ किसी पर नहीं थे, अपने हाथ से काम कर रहे थे, यूनिट्स चला रहे थे, अब वो सारा डिफंग है। उनके लिए 5000 माहाना मुशायरे की मांग है। कितनी जेन्युइन है और क्या कुछ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस पर हो रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक साहब। आसिफ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में जब आप बड़े सेक्टर्स की बात करते हैं, खैर उनका तो एक अलग निज़ाम चलाने का तरीका अलग होता है, लेकिन जब आप इन सेक्टर्स की बात करें, देखिए बैट इंडस्ट्री आपके पास है, काफ़ी टाइम से आप माल खरीद पाए, बैट वगैरह तैयार हुए, लेकिन आप बाहर नहीं भेज पाए। आर्टिजन्स की बात करें तो आपने कनिशाल के बाद हमारे जम्मू कश्मीर से तैयार किए जाने वाले कारपेट्स का जिक्र किया। आपने बहुत सारे सनतकार हैं जिनको कम से कम लोन हासिल करने के बाद वो किसी के रोजी रोटी के मोहताज नहीं होते थे, और अमूमन कहते हैं कि सरकारी मुलाजमत से ज्यादा बेहतर है कि आप खुद कफील हो जाए और खुद ही आप इन्हिसार करें अपनी इक्तिसादी हालत को बेहतर करने में। लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर से हमने लगातार गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क ने बताया कि जो दस्तकार है उनके लिए किसी न किसी स्कीम का ऐलान किया जाना चाहिए, क्योंकि दस्तकारी जो है या आर्टिजन जो है वो सिर्फ कश्मीर प्रोविंस में ही बहुत ज्यादा है, जिसका दायरा जड़ीबल से निकलकर बडगाम के दूर दराज इलाकों तक है। लेकिन डिविजनल कमिश्नर पीके पोले ने खंदा पेशानी से उन्हें सुना, जो हमें इतलात मौसूल हुई हैं, जो आर्टिजन और दीगर अंजुमनों के जो सदूर साहिबान मिले हैं, और पीके पोले ने यकीन दिलाया कि मामला को चीफ सेक्रेटरी की नोट्स में लाया जाएगा कि अगर आपको 5000 रुपया माहाना तौर पर आपको मदद के लिए दिए जाएंगे। एक तो इसमें दो माने हैं गवर साहब, एक ये कि हमारा ये जो सेक्टर है जिसमें सनतकारों की आप बात करते हैं, अगर खुदा न खास्ता आज ये दम तोड़ जाता है, अगर एक खुदा न खास्ता ये सिलसिला रुक जाता है, तो हमारे मिडिल ईस्ट के साथ जो रिश्ते और रिश्तों के बाद जो विरासती तौर पर हमें ये चीजें मिली ये तकरीबन खत्म हो जाएंगी। ये हेरिटेज में आता है, ये हमारी लगातार इक्तिसादी हालत के साथ साथ जम्मू कश्मीर का साइन बोर्ड माना जाता है। बड़े से बड़े आप ट्रेड फेयर में जाएंगे तो आपको वहां पर न सिर्फ इन चीजों की नुमाइश की जाएगी, कानिशाल कारपेट वगैरह की, बल्कि बाकी सन्नतें जो भी है हमारी वो काफी मुश्किल हालात में, जिस तरह से आपने इब्तिदा में कहा 600 करोड़ की मालियत की जो अशिया है, जो चीजें हैं, वो तैयार करता जम्मू कश्मीर या कश्मीर प्रोविंस में तैयार है, लेकिन मंडी नहीं है, खरीदार नहीं है, जिसके बाद फौरी तौर पर डिविजनल कमिश्नर के जरिए उन्होंने एलजी इंतजामिया से अपील की है कि इस तरह के माहौल को दोबारा वापस लाने के लिए फिलहाल मामूली सी माली मावनत, ताकि वो अपने बच्चे वगैरह को फाका कच्ची से बचाएं, और उसके बाद दोबारा जब अच्छे दिन आएंगे तो इनके जो कर्जे हैं उस पर जरूरी है कि उसका जो सूद वगैरह है, जो सूद इंटरेस्ट वगैरह रेट है, उसको कम किया जाना, खत्म किया जाना चाहे, और इनके ईएमआईज काटने के साथ ही इन्होंने जो कर्जा हासिल किया, चाहे वो 1.5 लाख हो, 2 लाख हो, 10 लाख हो, वो ईएमआईज लगातार कट रहे हैं। ईएमआईज ना होने की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा खिफ्त का सामना करना पड़ता है। हालांकि ये सिर्फ सनतकार नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के वो प्लेयर हैं जिनकी वजह से जम्मू कश्मीर के शान शौकत में बैरून रियासत बैरून मालिक में नुमाइश के तौर पर रखा जाता है। आप स्टैंड बाय पे रहिए, एक और खबर पर चलते हैं। पहले जरा आपको बताते हैं कि ये तो सन्नतकार हैं, दस्तकार हैं, ताजिर हैं, जिनकी आवाज हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन मामला एक और भी हमारे सामने, और मामला उन डॉक्टरों का है जो इन वक्त फोर फ्रंट पर है, काम कर रहे हैं, लेकिन ये वो डॉक्टर है जिन्हें आप जूनियर डॉक्टर कह रहे हैं, या जो भी इंटर्न डॉक्टर्स हैं, लेकिन उनके भी मामलात हैं, और उनके मामलात को भी अनसुना कहीं ना कहीं इंतजामिया की तरफ से किया जा रहा है। वबाई सूरत हाल में भी इन इंटर्न डॉक्टरों की सूरत हाल काफ़ी अबतर है। डॉक्टरों को सरकारी मुराद से महरूम रखा गया है, और कोविड के दौरान भी हुकूमत ने ये जो इंटर्न डॉक्टर्स हैं इनको कोई बड़ी राहत नहीं दी, इनको कोई ऐलान इनके लिए खास तौर से हुकूमत की तरफ से नहीं किया गया। जीएमसी जम्मू हो, जीएमसी श्रीनगर, 300 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको जम्मू के अंदर भी जिम्मेदारी मिली और कश्मीर के अंदर भी, और कोविड में सीनियर डॉक्टर्स के साथ मुख्तलिफ महकमों के साथ जुड़कर इन्होंने कोविड पेशेंट्स का इलाज खुद किया।
फ्रंट पर रहे, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की तरफ से अभी तक इन्हें कोई जो कोविड-19 या मौजूदा हालात के पेश नज़र कोरोना इंसेंटिव से फिलहाल महरूम रखा है। जीएमसी जम्मू के अंदर भी 150 के करीब, और यही लगभग तादाद बनती है कश्मीर के अंदर भी, जिनको अभी तक तकरीबन 12,000 के करीब सरकार जरूर देती है, लेकिन इससे बढ़कर इस बार कोई रिवॉर्ड इस सूरत हाल में जहां पर अपनी खिदमत अंजाम दी है बड़े इदारों के अंदर मुश्किल हालात में, सरकार ने वहां पर कहीं ना कहीं राहत नहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया भी इस बात को मान रही थी कि सीनियर डॉक्टर आ नहीं रहे हैं, कंसल्टेंट्स आ नहीं रहे हैं, और जूनियर डॉक्टरों के हाथ में पूरा निजाम जम्मू कश्मीर का चला गया था। उसके बावजूद भी ये जो इंटर्न्स हैं 12,000 रुपया पर मंथ उन्हें दिया जा रहा है, और कोई भी वो चीज़ वो कवर नहीं दिया गया जो कवर डॉक्टरों के लिए अनाउंस किया गया। तो ये तफावत जो है ये साफ नजर आ रही है। डॉक्टर मतलब डॉक्टर, वो जूनियर हो या सीनियर, जब वो कोरोना वॉरियर है, जब वो सामने फोरफ्रंट पर लड़ रहा है, तो हमने सबसे पहले जूनियर डॉक्टर का ही हाथ थामना चाहिए था, उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए थी, ताकि वो आगे आकर और ज़्यादा काम करता। लेकिन जिस तरीके का निज़ाम अडॉप्ट किया गया है, इससे ये जो है डॉक्टर साहिबान जो है ये अब इंतहाई परेशान भी है, और इनका मानना है कि हुकूमत उनके साथ इम्तियाजी सलूक बरत रही है, और उन लोगों को सबसे ज़्यादा मुराद मिल रहे हैं जो अपने कैबिन के अंदर या घर से ऑनलाइन वो दवाई भी लिखते हैं या ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश भी करते हैं। श्रीनगर चलते हैं दोबारा, सईद हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया तजम्मुल। बताइएगा ये जो डॉक्टर साहिबान का मामला है किस हद तक ये जेन्युइन है, क्योंकि श्रीनगर के अंदर भी हमने देखा कि खत किताबत का सिलसिला शुरू हुआ, जम्मू के डॉक्टर भी खत किताबत कर रहे हैं, लेकिन स्टेट एडमिन जिन्हें फाइनल डिसीजन लेना है और इन लोगों की पीठ थपथपानी चाहिए थी, अभी तक भी वो काम करने में नाकाम। बिल्कुल अशफाक साहब, जम्मू कश्मीर में क्या दुनिया भर में इस वक्त जो सबसे अहम इंसानी जावियों से जब देखते हैं तो डॉक्टरों की जो खिदमत हैं उसके मुकाबला किसी के साथ नहीं किया जा सकता है। लेकिन मुश्किल घड़ी में जिस वक्त सीनियर डॉक्टर्स को इन जूनियर्स का और नए इंटर्न्स का ख्याल रखना चाहिए था, इनकी पीठ थपथपानी चाहिए थी, इनकी शाबाशी और हौसला बढ़ाना चाहिए था, ऐसा फिलहाल नजर नहीं आता। क्योंकि बेशतर इलाकों में हमने देखा, चाहे आप GMC डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं या शहर श्रीनगर के मौजूद में, जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के हुदूद में अस्पतालों का जिक्र करते हैं तो वाकई सीनियर्स ने कभी ज्यादा ख्याल जो है जूनियर्स का नहीं रखा, जिसकी वजह से ये जो महलिक बीमारी जो इस वक्त मुश्किल घड़ी है, इसमें कहीं ना कहीं इनके ऑपरेशंस पे और कामकाज पे मनफी असर पड़ता है। हालांकि तमाम अंजुमनों ने बज़बान ये बात सामने लाई कि जम्मू कश्मीर में जब आप पेंडेमिक के दौरान मुश्किल हालात में घर से निकलने के बाद बराबर के मुकाबले में आप काम करते हैं, सीनियर्स के और उनके बराबरी में आते हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी उन्हें शायद वो मकाम अभी तक नहीं मिला जिसकी उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे लगता है कि श्रीनगर तो क्या बल्कि आउटस्कर्ट्स में भी जब आप देखेंगे तो तफावत बहुत ज्यादा है। हालांकि बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस के हुदूद में आने वाले अस्पतालों या सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में भी इस तरह का तफावत देखा जाता है, जिसमें जूनियर सीनियर का कॉम्बिनेशन अभी बैठता नहीं है। मुझे लगता है कि जरूरत इस बात की है कि अतल दलू साहब फाइनेंशियल कमिश्नर के साथ साथ जो डायरेक्टर हेल्थ हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स हैं, इस बात को बड़ा यकीनी बनाए कि हम इस वक्त मुश्किल घड़ी में जो है बराबरी का हिस्सा सबको मिलना चाहिए, और इनकी हौसला अफजाई से हमारे जो मामूलात हैं उनमें कमी आ जाएगी। अगर खुदा न खासा रसा कशी रही या मखासमत आपस में रही तो उससे नुकसान जो है आने वाले दिनों में हमें ही उठाना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया जी सईद तजम्मुल श्रीनगर से ज्वाइन करने के लिए, और खबर हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके का माहौल है जी ये ऑर्डर्स के हवाले से। लेकिन अब जरा एक और मामला भी आपको बताते चले। श्रीनगर के अंदर रेल कब आएगी? कहा जा रहा कि बहुत जल्द जी पुल कंप्लीट होगा, उसके बाद कन्याकुमारी से दिल्ली तक रेल आएगी। लेकिन एक ख्वाब दिखाया गया सत्यपाल मलिक साहब के टेन्योर में कि जम्मू और श्रीनगर के अंदर मेट्रो सर्विसेज चलेंगी, और सर्विसेज चलाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमती सतह पर जो है वो काम किया गया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया गया और उसके बाद उसे सबमिट किया गया मरकजी हुकूमत को, ताकि हतमी नोड मिलकर काम को शुरू किया जाए। लेकिन बड़ी खबर यह है कि श्रीनगर जम्मू मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए अभी भी हरी झंडी का इंतजार है। मरकजी हुकूमत की तरफ से फाइल को इल्तिवा में डाल दिया गया है, और ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका ऐलान साबिका रियासत के साबिका गवर्नर ने कहा था, और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर बने, एक के बाद एक गवर्नर बदला, लगातार उन्होंने अपने प्रोजेक्ट डायरी के अंदर ये कहा कि श्रीनगर और जम्मू के अंदर मेट्रो चलेंगी जी, अब सफ़र और आसान होगा। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि मरकजी हुकूमत के पास
फाइल नॉट के लिए गई है, क्लियरेंस के लिए गई है, लेकिन अभी तक भी उस डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को जो राइट्स की तरफ से बनाया गया और उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया गया, न तो अप्रूवल आया और ना ही अप्राइजल दिया गया है डीपीआर का, जो मिनिस्ट्री फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सौंप दिया गया है। जरा से हमारे पास खबर है, रेल, ये जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जम्मू और श्रीनगर का था, ये तकरीबन 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपया इस पर सर्व करना था। मरहलावार तरीके से ये चलता और जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए गए हैं राइट्स की तरफ से फाइनल अप्रूवल के लिए, और इसमें ये कहा गया था ये पूरा प्रोजेक्ट जो है साल 2024 तक हम मुकम्मल करके देंगे। 2024 तक ये कंप्लीट होगा अगर नॉट जल्दी से मिला। आज चल रहा है जी 21, यानी कुल मिलाकर 22, 23 और 24, यानी 3 साल की मुद्दत के अंदर जम्मू और श्रीनगर के अंदर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सकता है अगर नॉट दिया गया टाइम पर। लेकिन अब इसमें और चीजें क्या कुछ है, हम देख रहे हैं कि दिल्ली हो या दीगर जगह तो अंडरग्राउंड मामला चलता है जी, टनल्स बनती हैं, तो श्रीनगर और जम्मू के अंदर वो फिजिबिलिटी नहीं पाई गई और ये ओवरहेड चलेगी जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बड़ी जगहों पर हमने देखा है, और वो टनलिंग प्रोसेस नहीं था। और इसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर की बात जो है कि लाइट मेट्रो ट्रांजिट सिस्टम जो था ये प्रपोज किया गया था 17 घंटे चलेगा जी राउंड द ईयर इन जम्मू, यानी जम्मू के अंदर ये राउंड द ईयर 17 घंटे चलेगा, 24 घंटे में से यानी 17 घंटे चलेगा हर दिन, और ये पूरे साल इसी तरीके से चलेगा। और श्रीनगर के अंदर यही औकाती कार जो थी वो 17 घंटे समर में और विंटर के अंदर 14 घंटे, यानी कहीं ना कहीं मौसम का मिजाज और सब चीजें ध्यान में रखी गई हैं इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर की बात मैं बता रहा हूं, इस मेट्रो लाइन को जो है वो कॉरिडोर के जरिए से बनाने की बात कही गई क्योंकि फिजिबिलिटी इसमें टनलिंग की नहीं है, और 23 किलोमीटर की लंबी लाइन जो है वो बिछेगी जो जम्मू के अंदर, जहां पर 22 स्टेशन बनाने की बात कही गई है। बन तालाब, बड़ी ब्राह्मणा से ये शुरू होगा जी। इसके साथ जब आप श्रीनगर लाइट रेल सिस्टम की बात करेंगे तो 25 किलोमीटर लेंथ इसका है, और 12.5 किलोमीटर जो है वो इंदिरा नगर से इसको HMT जंक्शन तक लेने की बात हो रही थी, फिर हजूरी बाग से उस्मानाबाद तक लेने की बात हो रही थी, तो 12-13 कॉरिडोर से यहाँ पर भी बनते थे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिटेल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिटेल नहीं था, इसमें सर्वे रिपोर्ट काफ़ी डिटेल था, लेकिन पिछले 1 साल से फाइल इल्तिवा में है मरकजी हुकूमत के पास, और मरकजी हुकूमत के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है, जिसके बाद ग्राउंड ब्रेकिंग होगी, यानी वो काम होगा जिसे आप संग बुनियाद रखते हैं उस काम का, और फिर 2024 का इंतजार होता है। लेकिन जिस तरीके से फाइल चल रही है मेरी नज़र में और हमारे ज़राया जो बता रहे हैं वो ये है कि शायद इसको हरी झंडी मिले पास में, शायद अभी तक ये मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि मरकजी काबीना का जो इजलास रवा हफ्ते होने जा रहा है इसमें शायद इस फाइल को टेकअप किया जाए। तो फिलहाल बड़ी खबर ये कि रेल प्रोजेक्ट जिसका ख्वाब दिखाया गया था शर्मंदा ताबीर होने का मुंतजिर है, क्योंकि फाइल जम्मू कश्मीर के बजाय दिल्ली की हुकूमत के पास जेर समात है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात जरा करप्शन की भी करते हैं, और बात कुछ और भी आपके सामने करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, और कोविड का अपडेट भी आपको बताना है, और आपको बताना है कि किस तरीके का माहौल बन रहा है गर्मियों के दौरान बिजली न होने की वजह से जम्मू के अंदर। छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।